चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन। 36 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं लॉज ऑफ मोशन के, 14 क्वेश्चन और करेंगे, 50 क्वेश्चन कवर अप करेंगे इस चैप्टर के अंदर टोटल। चलिए तो देखिए, फ्रिक्शन वन शॉट में फ्रिक्शन जो है एक कांटेक्ट फोर्स है जो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के रिलेटिव मोशन, किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब फ्रिक्शन एक्ट करेगा, इसका मतलब किन्हीं भी दो सरफेसेस में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल ना जा करके मुद्दे की बात करें, तो ये ब्लॉक रखा हुआ है, मान लीजिए आप, ब्लॉक का मास कैपिटल एम है और हम यहां पर एक फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल एफ, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ है, ब्लॉक और जमीन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। ठीक है भैया, अब होगा क्या, अब यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है। तो बच्चों, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो एक्चुअली में एक तरीके से मैं आपको समझाता हूं। चलिए, ब्लॉक का मास ले लेते हैं 100 kg। चलिए, न्यूमेरिकल वैल्यू से थोड़ा इजी हो जाएगा। म्यू एस की वैल्यू 0.5, म्यू के की वैल्यू 0.4। ठीक है, अब हमसे ये बोला जा रहा है कि आप कुछ फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स की वैल्यू 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ती जा रही है, 50, 51, 60, कुछ भी मान लीजिए, ऐसे बढ़ती जा रही है। अब बताइए, अप्लाइड फोर्स और जो फ्रिक्शन है उसका ग्राफ कैसे होगा, ये फ्रिक्शन जो है कैसे वेरी करेगा। ठीक है, उससे पहले बस एक चीज देख लीजिए कि जो फ्रिक्शन होता है दो प्रकार का, स्टैटिक और काइनेटिक। जब बॉडी रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन इज काइनेटिक इन नेचर। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से। हाउएवर हम देखेंगे आगे कि कुछ और भी हो सकती है चीजें, राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना, उसे हम स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब तक हम अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जिसे स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, उसके बराबर नहीं लगा देते, तब तक बॉडी मूव नहीं करती। उससे ज्यादा, जरा सा ज्यादा लगाने पे बॉडी मूव करती है, बराबर लगाने पे भी बॉडी विल बी ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग। उसको बोलते हैं इंपेंडिंग मोशन, मूव करने ही वाली है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसको हम स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पे म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन आता है। देखिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी नहीं होती, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होती है। तो आप हमेशा देखिए कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, उसके हिसाब से फ्रिक्शन निकलेगा, ये नहीं कि आपने म्यू एम जी याद कर लिया। ठीक है, एक बात, जब बॉडी मूव करने लगती है तो फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाता है और वो हो जाता है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन बराबर म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होती है। ठीक है, अब सुनिए क्या हो रहा है। तो एक बॉडी, तीन चार बातें समझिए, एक बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी जब तक अप्लाइड फोर्स स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा ना हो जाए, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा ना हो जाए। जब तक अप्लाइड फोर्स स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से, यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा, तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी और स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा अप्लाइड फोर्स के बराबर, उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए। लेकिन एक बार आपने स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो फिर बॉडी मूव करने लग जाएगी, और जब मूव करने लग जाएगी तो फ्रिक्शन काइनेटिक इन नेचर हो जाएगा। फिर आप जितना भी ज्यादा फोर्स लगाइए, फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। अगर आपने अप्लाइड फोर्स स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लगाया है तो बॉडी मूव नहीं करती और स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है अप्लाइड फोर्स के बराबर। अप्लाइड फोर्स स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा लगाने पे बॉडी भागने लगती है, जब भागने लगेगी तो फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाता है। सिंपल। अब देखिए क्या है यहां पर, आप यहां पर कैलकुलेट करिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो वो होगी 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर mg है। आप मास को ना 10 किलो ले लीजिए, 100 किलो मत लीजिए। तो यहां नॉर्मल रिएक्शन
100 न्यूटन हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 100 वेट के बराबर हो जाएगा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन। तो 50 न्यूटन स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ये हो गया म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 इंटू 100 40 न्यूटन। ठीक है, अब आपको देखिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मान लीजिए समय के साथ आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन देखते हैं कितना होगा। आपने 0 फोर्स लगाया, तो जब आपने फोर्स ही नहीं लगाया तो फ्रिक्शन अपने आप नहीं लगेगा। बिना फोर्स लगाए अगर फ्रिक्शन लग जाए तो बॉडी बिना फोर्स लगाए भाग जाएगी पीछे, तो फ्रिक्शन 0 है। ठीक है, और स्टैटिक है, चलिए 0 से तो क्या ही फर्क पड़ता है। अगर आपने फोर्स 10 लगाया, क्योंकि आपके द्वारा लगाया हुआ फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा, बॉडी मूव नहीं करेगी। बॉडी मूव नहीं करेगी तो फ्रिक्शन कितना होगा? अरे 50 न्यूटन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 50 है, कम से कम 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर आपने अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लगाया है, बॉडी मूव नहीं करेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगा। सेम चीज 20 पे भी 20 रहेगा, 30 पे भी 30 रहेगा, 40 पे 40। और अब आ जाते हैं, आपने अप्लाइड फोर्स जब 50 लगा दिया तो आपका फोर्स जो है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आ गया है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम अटेन हो चुकी है 50। अब फ्रिक्शन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। अब अगर आप अप्लाइड फोर्स और बढ़ा देते हैं, ज़रा सा भी बढ़ा देते हैं, ज़रा सा भी, 51 तो ज़्यादा हो गया, 50.001 भी कर देते हैं, तो बॉडी, अब आपने अप्लाइड फोर्स जो 51 लगाया, तो ये वाला फोर्स जो है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, और जब मूव करने लगेगी तो फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। और अब आप कितना भी फोर्स बढ़ा दीजिए, अब फ्रिक्शन इतना ही रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर टेक्निकली अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन का ग्राफ बनाना हो तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल और पॉपुलर ग्राफ है, आप ऑलरेडी देख चुके होंगे पहले, राइट। चलिए तो देखिए, अगर हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना पड़े न्यूमेरिकल वैल्यूज की हेल्प से, तो थोड़ा सा आसान रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यूज की हेल्प से बनाना। फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। दोनों 10-10, दोनों 20-20 थे, दोनों 0-0 भी थे, दोनों 30-30 भी थे, दोनों 40-40 भी थे, दोनों 50-50 भी थे। बन गया ग्राफ, बन गया। जरा सा ज्यादा फोर्स लगाते ही, अब अगर अप्लाइड फोर्स 50 से जरा सा ज्यादा करते ही एकदम से फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, एंड विच इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन है 40 न्यूटन, जो कि यहाँ की इस केस में 40 आ रहा है, वैसे कांस्टेंट रहेगा। ये स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कर रही है सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, किसका नेचर सेल्फ एडजस्टिंग है? स्टैटिक फ्रिक्शन का, काइनेटिक का नहीं होता। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को अप्लाइड फोर्स के बराबर कर लेता है, जब तक कि आपने अप्लाइड फोर्स स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर तक लगा रखा है। अगर आप उसे ज्यादा लगा देंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन और नहीं बढ़ सकता, फिर फ्रिक्शन काइनेटिक आ जाता है, बॉडी भागने लगती है। ओके, देखिए नोट करेंगे बच्चों जल्दी से। अब इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, जो मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन जो है वो देखिए दो चार सिंपल लॉज भी हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन जो है वो नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंडेंट होता है। दूसरा, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता। ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल रखो, वर्टिकल रखो, फर्क नहीं पड़ता जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम है। और तीसरी बात, फ्रिक्शन हमेशा, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा जिधर को बॉडी मूव करने ही वाली है उसके अपोजिट लगता है। तो ये 3 थ्योरेटिकल बातें थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ थी स्टैटिक लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो ये थी कि जो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पे कांस्टेंट आता है म्यू एस, उसके बराबर होता है, राइट। तो ये याद रखिए कि फ्रिक्शन की वैल्यू ना नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से अपना रूप बदल लेगी। लोग म्यू एम जी याद कर लेते हैं फ्रिक्शन, विच इज वेरी रॉन्ग। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत सारे केसेस, जमीन पे रखा ब्लॉक, ठीक है,
mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। अगर आप कुछ फोर्स लगाते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ mg के बराबर है, तो यहाँ पर स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होने वाली है μs mg। ठीक है जी, परफेक्ट है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन mg है। अब अगर देखिए, मान लीजिए जमीन ही मूव करने लगी a एक्सेलरेशन से ऊपर, जमीन ही मूव करने लगी a एक्सेलरेशन से ऊपर, हो सकता है जमीन भाग जाए कहीं, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ठीक है। तो यहां पर अब अगर फ्रिक्शन की बात करी जाए, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो याद रखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg डाउनवर्ड इज इक्वल टू ma, नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया। तो अब यहां पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू mg नहीं होगी बच्चों, यहां पर म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया। देखिए आपने जरूर पढ़ा है कि लॉन रोलर को पुल करना आसान है या पुश करना आसान है, तो देखिए फ्रिक्शन भी उस बात को बड़ी भली भांति समझाता है कि क्यों किसी भी चीज को पुल करना आसान है। तो देखिए अगर मैं इस ब्लॉक को, इस लेक्चर में ना मैं आपको एक शानदार बात बताऊंगा जो आप हमेशा से जानते हैं कि किसी भी ब्लॉक पे, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ ब्लॉक है, अगर हम उस पे फोर्स म्यू mg, मान लीजिए म्यू s म्यू के सेम है, म्यू mg के बराबर ही, उस म्यू mg से जरा सा ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ही ब्लॉक मूव करता है, म्यू mg तक ब्लॉक मूव नहीं करता। तो देखिएगा मैं आपको आज एक चीज सिखाऊंगा जिसमें मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए ब्लॉक को भी म्यू mg से कम फोर्स लगा के मूव करा दूंगा, म्यू mg से कम फोर्स लगा के मूव करा दूंगा। तो देखिए मान लीजिए अगर आपने पुलिंग फोर्स लगाया है, यह एंगल थीटा है, यहां आ गया फोर्स का कंपोनेंट f cos थीटा, यह आ गया फोर्स का कंपोनेंट f sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन को ऊपर एक्ट करना ही करना है, mg डाउनवर्ड होगा। अब देखिए यहां पर नॉर्मल रिएक्शन और f sin थीटा दोनों मिलके mg को बैलेंस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया पुलिंग के केस में, ये पुल है, पुल। अब पुल के केस में ना नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया है, तो भैया फ्रिक्शन भी तो कम हो जाएगा क्योंकि आपने mg से भी कम कर दिया नॉर्मल रिएक्शन को, तो फ्रिक्शन भी म्यू mg से कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पुल करना आसान हो जाता है। तो अगर आप किसी रफ सरफेस पे रखे हुए ब्लॉक को हिलाना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ना लगा के थोड़ा टेढ़ा लगाओ, और वो कितना लगाना पड़ेगा दैट विल सी, वो भी हम सीखेंगे आगे। चलिए और कुछ हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। देखिए पुल मैंने कराया, पुश आप कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप पुश करेंगे फोर्स ऐसे लगेगा नीचे को, तो फोर्स का कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, mg से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सुनिए एक केस हो सकता है इंक्लाइन प्लेन। आज तक मैंने आपको इससे पहले जो लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर डाला था उसमें बोला था आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन mg cos थीटा, नाउ आई एम रादर मोर इंटरेस्टेड इन mg cos थीटा, ठीक है। तो mg का जो कंपोनेंट है यहाँ mg cos थीटा है, mg sin थीटा। तो ऐसे केस में देखिए यहाँ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा को बैलेंस करने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भैया? म्यू s इंटू नॉर्मल रिएक्शन होगी, म्यू s इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से बदल रहा है। देखा आपने, कहीं mg आया, कहीं mg से ज्यादा कम आया, कहीं mg से ज्यादा आया, कहीं mg cos थीटा आया। अब देखिए कहीं mg का कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए अगले केस में देखिए, अब आपने एक केस किया हुआ है, ये रोटेटिंग ड्रम या डेथ वेल मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, सर्कुलर मोशन के थर्ड लेक्चर में डिस्कस है ये। तो बच्चों प्लीज आप लोग जो है रेगुलरली देखिए जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर आपके 8-10 लेक्चर का बैकलॉग हो गया तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आप लोग जितनी जल्दी जल्दी पढ़ाई करेंगे उससे मुझे एनर्जी मिलती है। चलिए नॉर्मल रिएक्शन यहां पर ये होगा भैया, नॉर्मल रिएक्शन इज द ओनली फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इट शुड प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओहो, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन mr ओमेगा स्क्वायर है। तो अब ब्लॉक की जो स्लाइडिंग होनी चाहिए थी नीचे को, उससे फ्रिक्शन रोकेगा। तो अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है ना यहाँ पर म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होगी। देखिए आप, देखिए फ्रिक्शन ने कितने रंग बदले हैं, कितने रूप बदले, जैसे नॉर्मल रिएक्शन बदला वैसे ही फ्रिक्शन भी बदला। तो म्यू mg याद मत करिएगा, ठीक है। चलिए म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन याद करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और होता है कि दीवार के अगेंस्ट ब्लॉक को प्रेस किया, अभी हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन।
कि हमने एक ब्लॉक को दीवार के अगेंस्ट प्रेस किया हुआ है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा रेस्ट पे रखने के लिए। तो छोड़िए ना, ये तो आपको साफ पता लग ही रहा है कि mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब दीवार में फ्रिक्शन होना चाहिए जो इसे रोक ले नीचे गिरने से। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो भैया इस दीवार से ही नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। अब आप चाहते हैं कि मूव ना करे, तो नॉर्मल रिएक्शन और अप्लाइड फोर्स बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रिक्शन क्या होगा, अब फ्रिक्शन होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। mg का लेना देना ही नहीं है भैया। अब नॉर्मल रिएक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, आप कितना फोर्स लगा रहे हो वो डिसाइड करता है। तो देखिए आपने देखा बच्चों कि फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन कैसे होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए देखिए आगे। अब बच्चों क्विकली एक बार हम देख लेते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, क्योंकि मैं आपको अभी बैंकिंग ऑफ रोड्स, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ये सब नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसे सर्कुलर मोशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस अभी क्विकली हम एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक बार और डिस्कस करेंगे, देन वी विल सॉल्व दी वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम्स। तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। आपने एक फोर्स लगाया जी, बिल्कुल लगाया। अब फ्रिक्शन एक्ट करेगा, हाँ जी करेगा। मोशन को अपोज करने के लिए बिल्कुल करेगा। रोक पा रहा है नहीं रोक पा रहा अलग अलग बात है, वो मुझे मतलब नहीं है उससे। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब जो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, देखिए अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि जमीन पे ब्लॉक रखा है, ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन भी है, जरा कांटेक्ट फोर्स बता दीजिए, कांटेक्ट फोर्स कितना होगा ब्लॉक और जमीन के बीच में। तो याद रखिएगा फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बोथ आर कांटेक्ट फोर्सेस, तो दोनों निकाल के दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। तो ये जो एंगल बनता है इसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, वो एंगल जो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाता है। tan लैम्डा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, फ्रिक्शन बाय n। बट हम तो जानते हैं कि फ्रिक्शन तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन भी होता है, तो ये म्यू के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan इनवर्स म्यू के बराबर होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan इनवर्स म्यू के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर बात करी जाए एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज आप देख लीजिए जल्दी से क्या होता है। आप ऑलरेडी जानते हैं वैसे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। बहुत ज्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहा हूं इसमें बच्चों। देखिए मान लीजिए एक एंगल ऑफ रिपोज थीटा है। एंगल ऑफ रिपोज वो मैक्सिमम एंगल है जब तक बॉडी उस पे रेस्ट पे रहेगी इंक्लाइन प्लेन पे। अगर इससे ज्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो उसे स्लाइड करना ही पड़ेगा, रफ प्लेन पे उसे स्लाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो अगर मान लीजिए यहां पर एक ब्लॉक रखा है, ये mg हो गया, mg का कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा हो गया है। रोकने का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन से करा दीजिए रोकने का काम। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो अब देख लीजिए इक्विलिब्रियम के लिए mg sin थीटा को फ्रिक्शन के बराबर रखना है, बट फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है और नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा है। तो यहां पर एंगल ऑफ रिपोज भी आपका वही आ गया जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आया था। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में टेक्निकली न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, क्विकली अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन पे, और आपको मजा आ जाएगा ये प्रॉब्लम्स करके। चलिए देखिए, कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। कई बार ऐसा भी होता है कि बस ये बोल देंगे कि ब्लॉक रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, स्टैटिक और काइनेटिक में कुछ खास अंतर नहीं है, कितना फोर्स लगाएं मिनिमम कि ब्लॉक मूव कर जाए, और ऑप्शन ए होता है म्यू mg, जो कि गलत होता है। अब मेरे को थोड़ी ना बोला है कि फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाना है, मैं पुलिंग फोर्स लगाऊंगा। पुलिंग फोर्स लगाने से क्या होगा, अरे पुलिंग फोर्स लगाने से नॉर्मल रिएक्शन को घटा दूंगा मैं, तो नॉर्मल रिएक्शन घटने से फ्रिक्शन घट जाएगा, तो फिर मैं म्यू mg से हल्का सा कम फोर्स लगा के भी ब्लॉक को लिफ्ट कर पाऊंगा, या सॉरी मूव करा पाऊंगा, लिफ्ट नहीं कराना। ठीक है, तो म्यू mg से कम फोर्स लगाने पे भी ब्लॉक मूव करता है बच्चों।
ये तो मैंने आपको पुलिंग बना के दे दिया ना डायग्राम, तो थोड़ा इजी है। देखिए फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, जो मूव कराने वाला फोर्स है वो एफ कॉस थीटा है जी। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, mg के बारे में देखिए डाउनवर्ड एक्ट करेगा ही करेगा। कह रहे हैं कितना मिनिमम फोर्स लगाए एफ कि ब्लॉक मूव कर जाए या जस्ट इक्विलिब्रियम आ जाए, ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग हो, ऐसा समझते हैं। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन और एफ साइन थीटा मिलके mg को बैलेंस करेंगे। फ्रिक्शन निकालने से पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाला करिए। म्यू mg मत लिख देना बच्चों, म्यू mg नहीं होता फ्रिक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब आप फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन है, मान लीजिए पीछे की ओर लग रहा है, लगेगा ही लगेगा वो तो, है ना। और ये ब्लॉक को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो आपने फोर्स अप्लाई किया एफ कॉस थीटा और फ्रिक्शन है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ब्लॉक विल बी ऑन दी वर्ज ऑफ मूविंग, जस्ट मूव करने ही वाला होगा। चलिए थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। तो ये आएगा म्यू mg डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। बच्चों एक ना मैथ्स का कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब आपको फोर्स मिनिमम चाहिए, अब म्यू एम और जे आप बदल नहीं सकते, आपके हाथ में क्या बदलना है भाई, थीटा आप देख सकते हैं कि किस थीटा पे लगाएं, सीधा लगाएं, सीधा लगाने से तो म्यू mg लगता है, उल्टा लगाए तो हवा में उड़ जाएगा ब्लॉक, फायदा नहीं है। तो टेढ़ा लगाएं तो किस एंगल पे लगाएं जिससे कि ये कम से कम फोर्स लगाने पे उठ जाए, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों, मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट है a sin थीटा और b cos थीटा, जो एक एक्सप्रेशन होता है ना, इसकी अधिकतम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होती है। जैसे कि 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा है, तो उसकी अधिकतम वैल्यू अंडर रूट में जो भी है अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ही होगी। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, मिनिमम माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, हालांकि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, फोर्स की मिनिमम वैल्यू। भैया ये फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर सॉरी फोर्स मिनिमम चाहिए, फोर्स बच्चों मिनिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज कर दो। और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में कॉस थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर साइन थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो याद रखिएगा बच्चों, दिस इज अ सुपर प्रॉब्लम फॉर जेईई मेंस या फिर नीट। कहते हैं ब्लॉक रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, बताओ कितना मिनिमम फोर्स लगा के उसे मूव करा सकते हो, और कुछ नहीं देते। अरे पुल करना है, पुश करना है, सीधा लगाना है, ऊपर लगाना है, बांका लगाना है, तिरछा लगाना है, तुम जानो ना। वो तो ये कह रहे हैं मिनिमम फोर्स लगा के मूव करा दो। तो मोस्टली लोग म्यू mg मार्क करते हैं, भैया म्यू mg से कम फोर्स लगा के मैंने ब्लॉक को मूव करा दिया है। बच्चों बात समझ आई आपको, तो प्लीज ध्यान दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मान लेते हैं कि m2 बहुत ज्यादा है m1 से, कि आगे खिसक रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, टेंशन कितना होना चाहिए, सिस्टम ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो कोई बात नहीं, लॉज ऑफ मोशन में कराया तो था डबल एरो लाइन के अलोंग। पुलिंग फोर्स कितना है जो खींच रहा है, अरे खींच रहा है m2g, कोई बात नहीं m2g खींच रहा है। रोक कौन रहा है, रोक रहा है इस m1 पे एक्ट करने वाला फ्रिक्शन। कितना है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां नॉर्मल रिएक्शन m1g के ही बराबर है, ठीक है। तो m2g खींच रहा है और फ्रिक्शन रोक रहा है, तो रोकने दीजिए उसे। कौन कौन मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं ना, m1 प्लस m2। हो गया, आ गया एक्सेलरेशन, पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड। देखिए m1g का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो डबल एरो लाइन के अलोंग नहीं है, फ्रिक्शन ही रोक रहा है इसके मोशन को। m2g खींच रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है। नेट खिंचाव, नेट पुलिंग फोर्स कितना है, इतना है, टोटल मास इतना है, खत्म। इसके लिए बना लीजिए इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन। m2g ज्यादा है t से, हम मान के चल रहे हैं, गलत भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, नेगेटिव आ जाएगा आंसर। m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a। मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन था कि सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो कि मूव ना करे, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम कब मना कर रहे हैं। बट फिलहाल मान लीजिए क्वेश्चन में ए गिवन था, बहुत ही नकली सवाल था, बहुत ही आसानी से किया। हाँ जी, यहां देख लीजिए अब आप क्या है बच्चों। मान लीजिए कि ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी जा रही है। मान लीजिए मूव कर रहा है, ये भी पूछ लेते हैं कि रेस्ट पे रहता है तो क्या है, तो कोई बात नहीं, नेट फोर्स 0 कर देना सब पे, उसमें क्या बड़ी बात है। तो देखिए जी m2g खींच रहा है। अब m1g का एक कंपोनेंट इधर होगा, वेट का कंपोनेंट, उसको मत भूलिएगा, m1g साइन थीटा। और भैया अब क्योंकि फ्रिक्शन है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है इसमें, m1g cos थीटा। हाँ ठीक है,
मैं कब मना कर रहा हूं कि m1g का कंपोनेंट नहीं है नीचे m1g cos थीटा। अब अगर मान लीजिए इसकी टेंडेंसी ऊपर को स्लाइड करने की है तो फ्रिक्शन नीचे स्लाइड करेगा। अब पुलिंग फोर्स कितना आ गया बताइए, कौन खींच रहा है, m2g खींच रहा है ऊपर को, रोक कौन रहा है, m1g साइन थीटा रोक रहा है, और भी कुछ रोक रहा है, हाँ जी फ्रिक्शन रोक रहा है। फ्रिक्शन कितना है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है, m1g cos थीटा। कौन कौन मूव कर रहा है, जो जो मूव कर रहा है उसके मास ऐड कर दो, हो गया जी, खत्म कहानी। इसके लिए सबसे पहले ये जो मासूम ब्लॉक होता है ना, जिस पे ज्यादा फोर्स एक्ट ना करें, उसके लिए इक्वेशन बना के टेंशन निकाल देना बच्चों, हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे तो इजी हो जाएगा, वो तो जस्ट मैं आपको एक्सप्रेशन लिख के बता रहा था, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही नकली। आगे बढ़ते हैं जीवन में बच्चों, क्योंकि लाइफ बच्चों, लाइफ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, लाइफ एक इंक्लाइन प्लेन है, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। लाइफ इज नॉट लाइक दिस, इट इज एन इंक्लाइन प्लेन, रफनेस भी बहुत तगड़ी होगी इसकी, ठीक है। तो लाइफ इज नॉट अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, it is just like an inclined plane. You have to always keep hard climbing your obstacles. The once you stop, if you'll stop climbing, if you'll stop working hard, the component of your own weight, which is your laziness, will bring you down to the starting point. क्या बोलते हैं बच्चों? तो लाइफ हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है बच्चों, एक इंक्लाइन प्लेन है, वो भी बहुत रफ, ऊपर चढ़ते रहना पड़ेगा, नहीं चढ़ेंगे तो आपकी लेजीनेस का कंपोनेंट आपको आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा ले आएगा, यू हैव टू स्टार्ट अगेन, ठीक है। चलिए, तो बच्चों इसको इन वीडियोस को प्लीज पूरा देखिए, आपके पास टाइम कम है, इसको 2x पे देखिए, बट आपको इनमें जरूर कुछ मिलेगा, फालतू जोक्स नहीं मिलेंगे, आपको पढ़ाई जरूर मिलेगी इसमें, ठीक है। चलिए, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल m फॉर इक्विलिब्रियम। भैया ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ m की, मिनिमम भी बताओ इक्विलिब्रियम के लिए। यार ये बड़ी अजीब बात हो गई, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर इक्विलिब्रियम, यहां ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए पहली बात है मिनिमम वैल्यू बतानी है स्मॉल m की, मिनिमम वैल्यू ऑफ m फॉर इक्विलिब्रियम। कोई बात नहीं, बताएंगे, पूछ रहे हैं तो बताएंगे ही। मिनिमम वैल्यू बतानी है स्मॉल m की इक्विलिब्रियम के लिए। तो देखिए क्या होगा, मिनिमम वैल्यू का मतलब है स्मॉल m तो हल्का है, ज्यादा भारी नहीं है, यहाँ mg t1 के बराबर है, यहाँ t1 है, धागा अलग है तो t2 करना पड़ेगा, यहाँ 30 है, ठीक है, यहाँ t2 है। फ्रिक्शन कितना होगा इस पे, जल्दी बताइए। अब अगर इसकी वैल्यू कम है ना स्मॉल m की, तो 3 किलो ज्यादा है, तो इधर भागेगा सब कुछ, मतलब भागेगा नहीं, भागने की टेंडेंसी होगी। देखिए भागेगा नहीं, क्योंकि बात तो इक्विलिब्रियम की हो रही है, टेंडेंसी भागने की इधर होगी, तो फ्रिक्शन पीछे को एक्ट करेगा, इंपॉर्टेंट थिंग। अब फ्रिक्शन कितना होगा भाई, 20 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन 20, नॉर्मल रिएक्शन को 0.4 से मल्टीप्लाई करिए, 8 आ गया जी, 8 न्यूटन, ठीक है। अब आप ना ये समझिए, अगर स्मॉल m की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये ज्यादा है, सिस्टम की इधर को भागने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन इधर को एक्ट करेगा, क्योंकि वो तो रिलेटिव मोशन को किल करेगा ना, ठीक है। अब यहां करिए t2 का, इसको 30 को भैया 30 न्यूटन को इक्विलिब्रियम करिए, t2 30 के बराबर, उसको करिए इक्विलिब्रियम में, t2 बराबर t1 प्लस 8 के, उसके इक्विलिब्रियम के लिए t1 कितना, उसके इक्विलिब्रियम के लिए t1 बराबर है mg के, हाँ ठीक है। तो t2 की जगह 30 लिखिए, t1 के लिए mg लिखिए, प्लस 8 आ गया, ये हो गया आपका 22 m इंटू 10, यहाँ से m आता है बच्चों 2.2 kg। तो ये स्मॉल m की मिनिमम वैल्यू है, जिससे कि सिस्टम मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू का मतलब है स्मॉल m कम है, 3 किलो 3 kg ज्यादा है, और टेंडेंसी इधर को स्लाइड करने की हो रही थी, भागने ही वाला था, वह फ्रिक्शन ने कहा जा रहा रुक जा, तो फ्रिक्शन इधर को एक्ट कर गया। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए t2 t1 प्लस 8 के बराबर, परफेक्ट। इसके इक्विलिब्रियम के लिए t2 30, इसके लिए t1 mg, राइट बच्चों, बहुत ही आसान। लिखिए जल्दी से प्लीज, आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है मैक्सिमम वैल्यू की। अब मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि m1 लपेट लेगा, अब m1 का भैया अब मेरी तरफ आ जाओ तुम, अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो सिस्टम ना, अब m1 की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि m1 अब बड़ा हो गया है, बड़ा आदमी अब m1 हो गया है ना। तो अब जो फ्रिक्शन है ना बच्चों, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा बना देंगे। अब जो m1 है ना, वो m जो है वो ज्यादा है,
ये T2 है, ये T1 है। अभी m ज्यादा होने की वजह से सिस्टम नीचे को भाग रहा है, ये भी इधर जाने ही वाला था, डबल एरो लाइन भी चेंज होने ही वाली है, ठीक है। अब ये भागने ही वाला था राइट में, बट तुरंत फ्रिक्शन ने कहा रुक जा, कहाँ जा रहा है, तो फ्रिक्शन यहां पर भी रहेगा, तो 8 न्यूटन ही। बस फर्क ये है m की वैल्यू ज्यादा होने पे कहानी उसकी तरफ, m की वैल्यू कम होने पे कहानी उल्टी तरफ, ठीक है बच्चों। इक्विलिब्रियम खेलते हैं भैया। T2 30 के बराबर रहेगा। अभी क्या है, T1 बराबर है T2 प्लस 8 के, T1 बराबर है T2 तो 30 है 38 के, लेकिन T1 तो mg भी है, क्योंकि स्मॉल m को इक्विलिब्रियम में नहीं रखना क्या। 3.8 kg आ गया, g को 10 लेना मत भूलिएगा, 9.8 में तकलीफ होती है, राइट बच्चों। प्लीज जल्दी से देख लीजिए, बहुत क्विकली सॉल्यूशन करना है आपको, बहुत क्विकली। चलिए अगला सवाल। गाड़ी चल रही थी, एंट्रेंस एग्जाम्स में आया हुआ है, इंजीनियरिंग में भी, मेडिकल में भी। गाड़ी चल रही थी u वेलोसिटी से, गाड़ी के इंजन को बंद कर दिया गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहे हैं, कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद गाड़ी रुकेगी, ठीक है। दोनों टायर पे अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन बना लीजिए, 4 टायर हैं 4 बना लीजिए, चलिए मैंने 2 ही मान लिए टायर। दोनों टायर के नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस करेंगे, फ्रिक्शन लगा दीजिए दोनों टायर पे चाहे एक पे, लेकिन दोनों म्यू इंटू R1 प्लस R2 के बराबर हो गए, यानी म्यू mg हो गए। तो ये आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई, थोड़ा इज्जत से लिख दिया, वैसे हमें पता ही था यहाँ पर, ठीक है। सुनिए अब फाइनल वेलोसिटी गाड़ी की 0 चाहिए, गाड़ी रोकनी है आपको, ठीक है। हमारे पास जब बच्चों एक बाइक हुआ करती थी, हमने इंस्टॉलमेंट पे ली थी, 1044 रुपये की इंस्टॉलमेंट थी। हम कॉलेज जाते थे जब, तो होता क्या था कि घर आने से थोड़ी देर पहले ही बाइक को बंद कर देते थे पेट्रोल बचाने के लिए, ठीक है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी 0, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यहाँ पर भी किसी ने ऐसा ही किया है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है, एक्सेलरेशन फ्रिक्शन बाय मास, नेगेटिव ले लीजिए ना, रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर, रोक रहा है, कौन सा भगा रहा है आगे, तो माइनस म्यू जी इंटू एस। यहां से स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा आपका u स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स म्यू जी, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है। याद रखिएगा, बहुत सिंपल सवाल नीट में पूछा जा सकता है। अगर गाड़ी की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर थी और कुछ स्टॉपिंग डिस्टेंस आया गाड़ी के इंजन को बंद करने पे, अगर उसकी स्पीड इनिशियल 72 किलोमीटर पर आवर रही होती तो फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आता, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनिशियल स्पीड दोगुनी करने पे स्टॉपिंग डिस्टेंस दोगुना होने वाला है, राइट बच्चों। चलिए अब देखिए क्या है अगला सवाल, आसान सा। M3 बताइए इक्विलिब्रियम के लिए, किसका इक्विलिब्रियम चाहिए, सबका, कोई मूव ना करे, ठीक है। फ्रिक्शन है, हाँ है, यहां है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ठीक है। सबका इक्विलिब्रियम कर दीजिए। M2G डाउनवर्ड है जी, बिल्कुल है, T बैलेंस करेगा, M2G नहीं तो भाग जाएगा कहीं ना कहीं, तो M2G T के बराबर। यहां धागे में T, इस पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा उसके बराबर होगा। सुनिए मेरी बात, यहाँ पर T जो है वो फ्रिक्शन के बराबर होगा, लेकिन फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द फ्लोर। अब फ्लोर पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, अरे इसका वेट नहीं, दोनों का वेट, म्यू टाइम्स m1 प्लस m3 इंटू जी। नकली सवाल है बच्चों, यहाँ m2g टेंशन के बराबर भी है और m2g फ्रिक्शन के बराबर भी है, पुट कर दीजिएगा म्यू m1 प्लस m3 इंटू जी। यहाँ से m3 की वैल्यू निकाल दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है बच्चों। आई होप आप समझ गए हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए स्मॉल जी को अलविदा करते हैं, पहले निकाल लीजिए बच्चों, अब m3 क्या आ रहा है, ठीक है, m2 बाय म्यू माइनस m1, राइट। जल्दी करिए, आसान सवाल। चेन प्रॉब्लम है बच्चों, एक बार रुड़की के एंट्रेंस एग्जाम में आई थी इंजीनियरिंग के, बट बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है तो एक बार कर लेते हैं। क्या है भैया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेबल पे म्यू है और चेन का ए बी पार्ट तो टेबल पे रखा है, कुछ पार्ट नीचे हैंग कर रहा है, ठीक है। मामला चाहिए इक्विलिब्रियम में, चेन कहीं ना जाए ऊपर नीचे, ऊपर तो जा नहीं सकती, अपने आप ऊपर सरक गई तो घबरा जाएंगे हम, ठीक है। चेन नीचे ना स्लाइड करे, ठीक है। तो ठीक है, मुद्दा क्या है यहाँ पर, पूरी चेन का मास आप m मान लीजिए। देखिए चेन स्लाइड ना करे उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट ये होगा जो लटका हुआ पार्ट है ना उसका जो वेट है, वेट मास ऑफ BC पोर्शन इंटू जी, वो बराबर होना चाहिए ऊपर वाले वेट के। अरे नहीं भैया, वेट नहीं,
ऊपर वाले पार्ट पे लगने वाले फ्रिक्शन के। तो ये फ्रिक्शन इसको रोकेगा, m मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन इनटू g खींचेगा, तो बात खत्म हो गई। तो अब देखिए इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन सिर्फ इतनी है, इस ऊपर वाले पार्ट पे लगने वाला फ्रिक्शन, देखिए ए बी पार्ट पे लगने वाला फ्रिक्शन हैंगिंग पार्ट के वेट के बराबर होना चाहिए, बात खत्म हो गई। अब देखिए भाई ए बी पार्ट पे फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इनटू ए बी पार्ट का वेट, नॉर्मल रिएक्शन सीधा रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के ही बराबर होगा। ठीक है भैया, ये भी ठीक है, ये हैंगिंग पार्ट का वेट हो गया। चलिए स्मॉल जी ने अपना काम कर दिया, अब जाइए, चलिए आप तो अलविदा हो जाइए अब। ठीक है भाई, अब सवाल ये उठता है कि जो रखा हुआ पार्ट है उसका मास कितना है। तो मान लेते हैं कि जो चेन है वो यूनिफॉर्म चेन है, उसकी लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। लैम्डा इनटू इसका मास निकालना है तो इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए L माइनस वाई। और अगर इसका मास चाहिए तो लीनियर मास डेंसिटी पर यूनिट लेंथ का जो भी मास है इनटू उसकी लेंथ। हो गया जी, लैम्डा को भी गायब कर दीजिए, लैम्डा को भी गायब कर दीजिए। तो यहां से y कितना आ गया, यहां से y आ गया म्यू एल बाय 1 प्लस म्यू। कितना फ्रैक्शन हैंग कर सकता है इक्विलिब्रियम में, म्यू बाय 1 प्लस म्यू होता है ये। और अगर आपको बोला जाए चेन 10%, 30%, 40%, 50%, 60%, 35% हैंग कर रही है, तो बताइए म्यू कितना है। तो कुछ नहीं है, y अपॉन एल फ्रैक्शन ऑफ हैंगिंग पार्ट है, y हैंगिंग पार्ट और l पूरे चेन की लेंथ। ठीक, लिखिए बच्चों। देखिए लैम्डा क्या था, पर यूनिट लेंथ का मास, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द चेन का मास। तो जितना मास चाहिए उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था लैम्डा में कष्ट होगा आपको। चलिए देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं है ये, लीनियर मास डेंसिटी है। चलिए भाई लैडर प्रॉब्लम, लैडर पे तो बहुत कलेश हो सकता है। 2 लैडर ऐसे भी होती है बंधी हुई, बीच में रस्सी बंधी होती है, रस्सी पे टेंशन निकालो। ठीक है, पेंटर बाबू अगर लैडर क्लाइंब कर रहे हैं तो कहाँ तक क्लाइंब कर पाएंगे, नहीं तो वो हमें बोल देते हैं हमारे घर पे जब आते हैं पेंटिंग करने कि सर जरा भाई साहब जरा पकड़ लेना लैडर को। ठीक है, मेरे को ये लगता है कि उन्हें भरोसा कैसे होता है मेरे पे। खैर जो भी, अब लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल और फ्लोर पे, म्यू1 म्यू2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस है, n1 n2 बताना है जबरदस्त इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, लैडर का वेट ले लीजिए, अभी पेंटर नहीं है, W। भैया देखिए रोटेशन में थोड़ा अलग तरह से डील करेंगे, बात टॉर्क की भी करेंगे, अभी टॉर्क की बात नहीं होगी, बिना टॉर्क के भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी 2 ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेते हैं, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को शून्य करिए और सारे वर्टिकल फोर्सेस को भी शून्य करिए। पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बाद में करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखिए ये जो लैडर का ये वाला हिस्सा है बाहर को स्लाइड करता है, इसलिए पेंटर जी बोलते हैं आप फोर्स लगा दीजिए, क्योंकि फ्रिक्शन पे थोड़ा भरोसा सबको ही कम रहता है। और ये वाला पार्ट नीचे स्लाइड कर सकता है, तो यहाँ फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगा, बात खत्म हो गई है। अब F1 F2 की वैल्यू क्या है, देखिए F1 की वैल्यू है म्यू1 इंटू N1 और F2 की वैल्यू है म्यू2 इंटू N2, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या करना है, समेशन Fx0। भैया हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बताना कौन सा है, N1 हॉरिजॉन्टल है, परफेक्ट है, N1 राइट में है, पॉजिटिव है। और कोई हॉरिजॉन्टल दिख रहा है कहीं, F2 दिख रहा है लेफ्ट में, टोटल 0 कर दीजिए। यहाँ से N1 आ गया F2 के बराबर, यानी N1 आ गया म्यू2 N2 के बराबर। ये एक इक्वेशन है, वक्त आने पे काम आएगी। वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करिए, फ्रिक्शन F1 है, ठीक है, F1 ऊपर की ओर, नॉर्मल रिएक्शन भी है N2, बिल्कुल है, और दोनों मिला के वेट को बैलेंस कर लें, बात खत्म हो जाएगी। F1 है म्यू1 N1 प्लस N2 इक्वल्स टू W। बच्चों देखिए 2 इक्वेशन आ गई हैं, N1 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, N1 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको N2 मिल जाएगा, और N2 आते ही N1 भी आ जाएगा। आपका काम ये खुद करने का है। ठीक है, देखिए क्या करा हमने, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 करे, N1 इज इक्वल टू F2 और N2 और फ्रिक्शन टुगेदर विल बैलेंस वेट, बात खत्म हो गई। अगला सवाल देखिए, यहां पर ना क्वेश्चन तो काफी लंबा है ये, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि यहां पर फ्रिक्शन बता दीजिए कितना होगा, और या फिर ये ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। यहां पर फ्रिक्शन कितना होगा और ये ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, 9 से पहले ना मासूम क्वेश्चन कर लेते हैं, 10th थोड़ा ज्यादा मासूम है। आता मुझे 9th भी है, लेकिन क्योंकि 10th मासूम है तो पहले वो करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन ए से ये मूव कर रहा है,
चाहते ये हैं कि फोर्स कितना लगाएं सो दैट स्मॉल m डज नॉट स्लाइड डाउन, सो दैट स्मॉल m डज नॉट स्लाइड डाउन। सो दैट स्मॉल m डज नॉट स्लाइड डाउन। अब देखिए क्या है, वेट mg डाउनवर्ड, परफेक्ट। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया यहां पर, ठीक है। या फिर छोड़िए ना, चलिए जाते हैं ना नॉन इनर्शियल। भैया एक भाई साहब जी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को गाड़ी में बिठा देते हैं, ये एक्सेलरेटेड हो गए, ए एक्सेलरेशन से भाग रहे हैं। फोर्स कितना होगा, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी इनसे मैंने पूछा भाई क्या लग रहा है तुम्हें, इन्होंने बोला जो स्मॉल m है ना उस पर सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है। कितना, एक्सेलरेशन a लेकिन मास ब्लॉक का, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर कर दीजिए। अब आप, अब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करना चाहिए, ब्लॉक स्लाइड ना करे तो देखिए अब आप नॉर्मल रिएक्शन बताइए क्या है यहां पर। यहां नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं है बच्चों, यहां नॉर्मल रिएक्शन ma है। तो नॉर्मल रिएक्शन ma हो गया फ्रिक्शन म्यू इंटू ma हो गया। अब आप चाहते हैं फ्रिक्शन, अगर ये फ्रिक्शन और ये mg बैलेंस हो जाएंगे तो मूव नहीं करेगा, तो म्यू ma को mg के बराबर कर दीजिए। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू g डिवाइडेड बाय म्यू आने वाली है, ठीक है। ऊपर पुट कर दीजिए फोर्स में, तो फोर्स आ जाएगा रिक्वायर्ड कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बाय, मानो या ना मानो, म्यू, ठीक है। तो ये आपका फोर्स रिक्वायर्ड हो गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बाय म्यू, ये फोर्स रिक्वायर्ड है। अगर आप इतना फोर्स लगाते हैं इस बड़ी गाड़ी पे तो स्मॉल m नीचे स्लाइड नहीं करने वाला है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, चलिए। देखिए बच्चों, फिलहाल के लिए मैंने इस लेक्चर में ब्लॉक ऑन ब्लॉक डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग में से कितने लोग आज ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग अगर ये लेक्चर जल्दी से कंप्लीट करते हैं और आप लोगों को ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाले क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, 20-25 मिनट सिर्फ ब्लॉक ऑन ब्लॉक को अच्छे से कराने में लगते हैं। नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आपको ब्लॉक ऑन ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। आज अगर आप लोगों में से काफी बच्चों ने कमेंट्स में लिखा तो कल आपको ब्लॉक ऑन ब्लॉक की छोटी सी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो पहले तो यहाँ लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन क्या है जी, पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास टू बी पुल्ड, ठीक है। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, यहां फ्रिक्शन है। पुलिंग फोर्स 100, इसी का वेट है पुलिंग फोर्स, और टोटल मास जो भाग रहा है वो कितना है, 10 है, प्लस 6 और 4 ये भी है। तो यहां पर एक्सेलरेशन आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे सवाल क्या है ये तो बता दो। सवाल ये हो सकता है कि हमें यहां पर बताना है कि यहां पर फ्रिक्शन कितना है। दूसरी बात ये बतानी है कि आपको क्या लग रहा है 4 kg का ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा या फिर स्लाइड करने से मना कर देगा, तो देख लेते हैं। तो देखिए लॉज ऑफ मोशन का सुपर शॉर्टकट, नेट पुलिंग फोर्स खींच रहा है, टोटल मास टू बी पुल्ड कितना है, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब अगर आप क्या चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि मान लीजिए एक ऑब्जर्वर हम इसी पे बिठा देते हैं। इससे मैंने पूछा भाई साहब क्या लग रहा है आपको, तो ये कहता है कि ना सूडो फोर्स लगा दीजिए 4 किलो के ब्लॉक पे। लगा दिया मैंने, कितना, जिसपे सूडो फोर्स लगाया मास उसी का, लेकिन एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का। ये नॉर्मल रिएक्शन के ही बराबर हो गया ब्लॉक के लिए। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया ब्लॉक के लिए बताइए। ब्लॉक के लिए नॉर्मल रिएक्शन हो गया 4a, एक्सेलरेशन तो हम जानते हैं कितना है 5, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया 20 न्यूटन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की अधिकतम वैल्यू देखिए कितनी है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अधिकतम वैल्यू है म्यू एस 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन। लेकिन ब्लॉक का वजन कितना है, अरे भैया 40 न्यूटन है ब्लॉक का वजन। ये ना रुकने वाला, ये भागेगा नीचे, और जब ये भागेगा ना नीचे तो फ्रिक्शन फिर स्टैटिक ना होकर के यहाँ काइनेटिक एक्ट करेगा बच्चों। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0.4 इंटू 20। आई होप आप समझ गए हैं बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं आप। तो चलिए देखिए बच्चों, हमने देखा कि बहुत क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। एक्सेलरेशन हमने निकाला, पुलिंग फोर्स 100 अपॉन टोटल मास जो मूव कर रहा था साथ में 20, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इस तरह को, अब इस चीज को आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस ब्लॉक को अगर इसके साथ चिपक के मूव करना है तो इस एल शेप्ड ब्लॉक और छोटे ब्लॉक को सेम एक्सेलरेशन से मूव करना पड़ेगा।
और वो एक्सेलरेशन यहां पर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर सकता है, तो नॉर्मल रिएक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। या फिर आप ये मान सकते हैं कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जब इसे देखेगा तो वो सूडो फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर 4a के बराबर 20 न्यूटन और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन, ब्लॉक का वजन 40 न्यूटन। ये तो स्लाइड करेगा ही करेगा, ये नहीं रुक सकता। राइट बच्चों, आके देखते हैं। चलिए, बहुत आसान सवाल। ब्लॉक्स आर ऑन दी वर्ज ऑफ मूविंग, जस्ट मूव करने ही वाले हैं। कितना फोर्स लगाएं, तो कितना फोर्स लगाएं क्या होता है। यहां पर अगर आप ब्लॉक को खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, कितना लगेगा, म्यू टाइम्स दोनों का वजन लगेगा बच्चों, एक का नहीं, 3 mg। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर भी जो आप फोर्स कैपिटल F लगा रहे हैं, तो यहां पर नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऑपोज ही करने वाला है। ऊपर वाले ब्लॉक को आगे खींचेगा, नीचे वाले ब्लॉक को पीछे खींचेगा, तो यहां फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू टाइम्स ऊपर वाले ब्लॉक का वजन। तो बस अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा, दोनों फ्रिक्शन के ही तो बराबर होगा। किसका कितना कितना आ गया बच्चों, ये म्यू टाइम्स 4 mg। तो ये अप्लाइड फोर्स है, बहुत ही इजी, नीट के लिए एक बहुत ही सिंपल सवाल। चलिए, मैंने आपको बताया था ब्लॉक प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल वाले सवाल आ गए हैं। दीवार के अगेंस्ट आपने इसको प्रेस किया हुआ है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक स्टेशनरी रहे। तो चलिए भैया, आप फोर्स F लगाएंगे तो दीवार शांत होना रहेगी, दीवार भी आपको उतना ही नॉर्मल रिएक्शन देगी। ठीक है, दीवार से आपको फ्रिक्शन भी मिलने वाला है। कितना फ्रिक्शन, ऊपर की ओर। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अब म्यू एस और म्यू के सेम दे रखा है, तो चलिए कोई बात नहीं, 0.3 टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर है। आप क्या चाहते हैं कि ब्लॉक को स्टेशनरी रखें, तो वेट 20 न्यूटन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू 0.3 इंटू एफ, यहां पर जो कि फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, ये अगर वेट को बैलेंस कर ले तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहां से एफ सॉल्व करके 200/3 न्यूटन आने वाला है बच्चों, बहुत सिंपल। आपको बस ये याद रखना था कि स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होता है। चलिए, एक और सवाल देखिए, इसका भाई क्वेश्चन भी है। कैलकुलेट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द वॉल टू अवॉइड स्लिपिंग ऑफ द ब्लॉक। अब आप चाहते हैं कि ब्लॉक स्लाइड ना करे, तो ब्लॉक अगर स्लाइड नहीं करेगा तो होगा क्या, यहां पर दीवार जो है, दीवार रेस्ट पे नहीं है, दीवार ए एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रही है। दीवार रेस्ट पे नहीं है, दीवार ए एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रही है। तो क्या हो गया, ब्लॉक दीवार के साथ मूव करना चाहिए ऐसे, तो दीवार के साथ मूव करने के लिए ब्लॉक को भी उतना ही एक्सेलरेशन चाहिए। अब ब्लॉक का मास 2 है, तो ब्लॉक पे एक्ट करने वाला फोर्स जो कि दीवार और ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन, दीवार और ब्लॉक के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो मास इंटू एक्सेलरेशन के ही बराबर होगा। ठीक है, अब अगर आप यहां पर फ्रिक्शन देखते हैं तो फ्रिक्शन होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, यानी 0.2 इंटू 2 इंटू ए। यस, चाहते क्या है, मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द वॉल टू अवॉइड स्लिपिंग ऑफ द ब्लॉक। तो कोई बात नहीं, अब ये आ गया आपका 0.4 इंटू ए, और ब्लॉक का वेट कितना है, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन से जरा फ्रिक्शन बैलेंस करा दीजिए अगर आप नहीं चाहते हैं ब्लॉक मूव करे। देखिए बच्चों, सेम सवाल, ब्लॉक को प्रेस करा हुआ था, यहां पर दीवार आगे जा रही है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन वही रहेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0.4 ए आई है और ये आपका 20 के बराबर है। तो यहां से एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आने वाला है बच्चों। राइट बच्चों, ठीक है, जल्दी से देखेंगे, एक लास्ट सवाल कर लेते हैं फ्रिक्शन का। 14 सवाल, 36 इन लॉज ऑफ मोशन, 14 इन फ्रिक्शन, 50 सवाल मेरे हिस्से के, 45 सवाल की डीपीपी आपके लिए अपलोड हो जाएगी, या आप चाहते हैं तो 50 की भी अपलोड कर सकता हूं, बट उसमें 5 क्वेश्चन बहुत तगड़े होने वाले हैं। तो चलिए, तो आपको बोला गया है कि इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल दिखने में एक जैसे भाई जैसे हैं, फर्क बस यह है कि एक स्मूथ है और एक पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे जो स्लाइड करने का टाइम है वो टीएस है, रफ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करने का टाइम टीआर है। दे रखा है कि रफ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करने का टाइम n टाइम्स है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करने का, तो म्यू निकाल दीजिए कितना होगा। तो देखिए क्या है, एक बार स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे आ जाइए आप। ठीक है, ब्लॉक का मास m है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट s है, एक्सेलरेशन है यहां पर g sin थीटा।
अब अगर आप यहां पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं u को 0 लेके, तो देखिए टाइम आएगा अंडर रूट ऑफ 2s बाई ए। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करने का टाइम होता है अंडर रूट 2s बाई ए। ए क्या है? ए है एक्सेलरेशन नेट डाउन द इंक्लाइन प्लेन g साइन थीटा। ठीक है, अब अगर बात करी जाए रफ इंक्लाइन प्लेन की, तो देखिए रफ इंक्लाइन प्लेन पे भी अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा अंडर रूट 2s बाई ए। लेंथ तो उतनी है बट बदल गया एक्सेलरेशन, क्योंकि फ्रिक्शन अपना कुछ ना कुछ काम तो करेगा ही करेगा। तो देखिए अगर हम रफ इंक्लाइन प्लेन लेते हैं ना बच्चों, तो रफ इंक्लाइन प्लेन पे वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा डाउनवर्ड है, जिसमें एक्सेलरेशन का काम g sin थीटा करेगा। फ्रिक्शन ऊपर की ओर है म्यू mg cos थीटा, क्योंकि आपको पता है ये mg cos थीटा होता है। देखिए स्टेप खाना आप मेरे से सीखिए, इसे कहते हैं जल्दी सॉल्व करना। यही क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व करके क्या फायदा है जीवन में। नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा, फ्रिक्शन ऊपर की ओर क्या करेगा? फ्रिक्शन होगा म्यू mg cos थीटा। चलिए फ्रिक्शन लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा, म्यू mg cos थीटा, फिर नीचे वाला फोर्स भी लिख देता हूं mg sin थीटा। भाई नेट एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन कितना है? नेट एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, m हटा दीजिए ना, g sin थीटा में से म्यू g cos थीटा माइनस कर दीजिए, m गायब कर दीजिए। रफ इंक्लाइन प्लेन पे जो टाइम लगेगा स्लाइड करने का वो 2s बाय जो भी नेट एक्सेलरेशन है। अरे एक्सेलरेशन होता है बच्चों, एक्सेलरेशन नहीं होता कुछ। जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू है डाउन द इंक्लाइन प्लेन वो पुट कर दीजिए। अब रफ इंक्लाइन प्लेन पे जो टाइम है वो n टाइम्स है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन का। बाकी आपके लिए होमवर्क रहा, इसका आंसर कुछ 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर tan थीटा आता है। ठीक है, एक बार आप निकाल के देखिएगा, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा मेरी तरफ से। ठीक है बच्चों, आप लोग बताएंगे अगर आज मुझे, तो आज आपको कल आपको ब्लॉक ऑन ब्लॉक की प्रॉब्लम मिल जाएगी। अगर आपको ब्लॉक ऑन ब्लॉक में कोई डाउट है तो एक 20-25 मिनट अलग से ब्लॉक ऑन ब्लॉक रिकॉर्ड कर दूंगा। एल्स उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वर्क एनर्जी पावर इन वन शॉट, देन कोलिजन्स इन वन शॉट। ठीक है बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट ऑफ लक बच्चों।